एपिसोड 9 में जोशी को दिखाया जाता है जो कि प्रिंस सी की कॉन्सर्ट कंपटीशन में ट्राई करना चाहती है और इसी की परमिशन वह अपने पिताजी से मांगती है। लेकिन मर्क्यूस जेंगवान कहते हैं कि तुम जानती हो ना कि कॉन्सर्ट कैंडिडेट लिस्ट में कुछ तो गड़बड़ है। कहती है कि हाँ, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि किसी भी नोबल फैमिली वाली कैंडिडेट को नहीं चुना गया है और मैं जानती हूँ कि इसके पीछे कौन है। पर मैं हमेशा से चाहती हूँ कि मेरा पति मेरे पिता जैसा ही ब्रेव, ऑनेस्ट और स्मार्ट और बोल्ड भी हो, और प्रिंस सी में ये सारी खूबियां हैं। आगे टेम्पल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग तो इधर उधर घूमने लगते हैं, लेकिन सोशी वही सोचने लगती है कि वो मर्डरर सारे विक्टिम्स की इंफॉर्मेशन कहाँ से पता लगाता है। रूशवान कहती है कि यहाँ तो सारी लड़कियां ही हैं, तो जीबीमिंग बताता है क्योंकि ये टेम्पल लोगों की मैरिज के लिए फेमस है और ये लड़कियां यहाँ पे प्रार्थना करने आती हैं और शायद उनकी प्रार्थनाएं पूरी भी होती हैं। और रूशवांग सुशी को देखकर स्माइल करती है। वहीं पर एक पेड़ पर सारे लोग कुछ लकड़ी को रिबन में बांधकर फेंक रहे होते हैं, तो रूशवांग पूछती है अब ये क्या है। जीबीमिंग बताता है कि अपने लवर का नाम लिखकर अपने साथ, यदि तुम इस पेड़ पर अपना रिबन फेंकते हो और वो इस पर लटक जाए तो इसका मतलब है कि तुम हमेशा साथ रहोगे। तो फीयुआन प्रिंस सी से कहता है कि यंग मास्टर आप क्यों नहीं ट्राई करते, और उनके इशारे पे वो एकदम चुप हो जाता है। आगे उन सब लोगों को प्रार्थना करते हुए दिखाया जाता है जहाँ पर सुशी अपनी माँ को याद करती है और प्रिंस सी उसे देखकर कहते हैं कि लिटिल शू, तुम्हारी लाइफ में चाहे जितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूंगा। उधर एक लोटस पर सब लोग सिक्के उछाल रहे होते हैं, तो प्रिंस बताते हैं कि यदि तुम्हारा सिक्का इस लोटस पर टिक जाता है तो तुम्हारी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो रूशवांग भी बहुत ट्राई करती है कि वो और डिटेक्टिव शू साथ में हो जाएं, और एक दो ट्राई के बाद में वो आखिर वहां पर फेंक ही देती है, लेकिन पीछे से जीबीमिंग उसका सिक्का फेंक देता है। तो फिर वहां पर एक ओल्ड लेडी आती है और कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये बहुत गलत बात है। शोशी वहां पर वुडन टोकन वाले पर डाउट करने लगती है, तो प्रिंस सी पूछते हैं कि तुम परेशान क्यों दिख रहे हो। और जब शोशी उनको ये बात बताती है कि उसे इस वुडन टोकन वाले पर डाउट हो रहा है, तो प्रिंस उससे कहते हैं कि तुम थोड़ी देर तो अपने दिमाग को रेस्ट दे ही सकती हो और परेशान होना बंद भी करो। तो एक फॉर्चून टेलर वहां पर कहता है कि ये परेशान होना बंद कैसे कर सकती है, क्योंकि इसकी किस्मत में तो अकेले रहना ही लिखा है और इसके माँ बाप की मृत्यु भी बहुत पहले हो गई और ये तभी से अकेली है। तो प्रिंस उससे कहते हैं कि तू अभी चुप हो जा, वरना मैं तुझी को स्टार ऑफ लोनलीनेस बना दूंगा। सुशी कहती है कि इस बात पर ध्यान मत दो, यहाँ से चलो, ये अटेंशन ग्रेप करने के लिए ऐसा करते हैं। जब वो वहां से जाने लगते हैं तो वो फॉर्चून टेलर उन्हें रोकता है और कहता है कि मुझे तुम दोनों की किस्मत एक जैसी लग रही है, क्योंकि तुम दोनों ही अपनी लाइफ में अकेले हो। यदि तुम दोनों शादी कर लो तो तुम हमेशा खुश रहोगे। प्रिंस सीधे ये सुनकर बहुत स्माइल करते हैं। फिर वो उनको एक लॉक देता है कि यदि तुम इसे खरीदोगे तो तुम हमेशा साथ रहोगे। तो प्रिंस कहते हैं, याद नहीं है तुम्हें डिटेक्टिव शू कि हम एक लॉक की वजह से ही साथ में आए थे। फिर सुशी कहती है कि ये सब बहुत ज़्यादा नासमझ लड़कियों के लिए होता है, मैं इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखती। और इसे कहती है कि तुम क्या जानते हो, मैं एक आदमी हूँ और तुम दो आदमियों की शादी कैसे करवा सकते हो। तो वो कहता है कि ये तो भगवान जानता है कि तुम आदमी हो या नहीं। रोशवांग भी अपना नाम टैबलेट पर लिखकर उस पेड़ पर फेंक रही होती है, लेकिन वो फेंक नहीं पाती। तो जीबी में कहता है कि छोड़ो भी, कोई बात नहीं है। लेकिन काफी ट्राई के बाद में आखिर वो उस पेड़ पर अपना नाम और सुशी के साथ में अपना नाम वहां पर लटका ही देती है। और जब वो वहां से चली जाती है तो जीबी में उसको खींचकर उतार लेता है और उस पे से डिटेक्टिव शू का नाम हटाकर खुद का नाम लिख देता है। प्रिंस उसका मजाक बनाते हुए उससे कहते हैं कि मैंने सब कुछ देख लिया है। तो वो कहता है कि क्या मेरा 1% भी चांस नहीं है रूशवान के साथ होने का। तो प्रिंस कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, शोशी और रूशवान का साथ होना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। फिर वहीं पर सूजी भी आ जाती है और वो प्रिंस सी से बातें करने लगती है, और ये देखकर तो शोशी के दिल में ही दर्द होने लगता है। तो रूशवांग उससे पूछती है कि आप ठीक तो हो ना डिटेक्टिव शू। तो वो कहती है नहीं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं है, मेरा बस थोड़ा सा पेट खराब है तो इसीलिए। और फिर वो रात को भी आकर यही बात सोचती रहती है और काफ़ी परेशान होती रहती है। आगे फीयुआन जब प्रिंस सी की मेडिकेशन के लिए आता है तो वो उनसे कहता है कि आपने कॉन्सर्ट लिस्ट देखी, उसमें सूजी का भी नाम है, वो अच्छी हैं और आपको पसंद भी करती हैं, तो मुझे लगता है कि आपका और उनका मैच तो अच्छा होगा। प्रिंस कुछ सोच में पड़ जाते हैं तो फीयुआन कहता है कि मास्टर,
आपको तो बिल्कुल भी परवाह नहीं है कॉन्सर्ट सिलेक्शन की। और फिर वो वहाँ से सामान उठाने लगता है। तभी उसे सुशी का रखा हुआ पोर्ट्रेट दिख जाता है और वो कहता है कि ये तो डिटेक्टिव शू है, यानी कि मास्टर एक आदमी से प्यार करते हैं। आगे सुशी की सर्वेंट उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है क्योंकि उसका सिलेक्शन सेमीफाइनल लिस्ट में हो गया होता है और वो कहती है कि आप तो प्रिंस सी के लिए परफेक्ट मैच हैं। और उसके पिताजी तभी वहां आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं थोड़े दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ और कुछ दिन नहीं आ पाऊंगा, तो तुम हमेशा केयरफुल रहना, चाहे तुम जो भी काम करो। इधर प्रिंस युआन उस एस्ट्रोनॉमर को बहुत डांटता है कि सूची का नाम उस लिस्ट में कैसे आ गया। तो वो कहता है क्योंकि मर्क्यूरी चेंगुआन बहुत पावरफुल आदमी है, तो जरूर उसने ही अपने जानकारी का यूज करके ऐसा करवाया होगा। युआन का आदमी कहता है क्योंकि मर्क्यूरी चेंगुआन नॉर्थ जिंगजियांग प्रिंस की मिलिट्री का ओनर है, तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और ऐसी पावरफुल फैमिली की बेटी की शादी हम प्रिंस सी से नहीं होने दे सकते। एस्ट्रोनॉमर कहता है कि क्योंकि अब तो लिस्ट प्रिंस सी तक पहुंच चुकी है, तो अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। और प्रिंस युआन कहता है क्योंकि प्रिंस सी तुम खुद ही तलवार के आगे आ रहे हो, तो मुझे ब्लेम मत करना मर्सी ना दिखाने के लिए। आगे सूजी जो होती है वो महल में आ जाती है क्योंकि वो एक सिलेक्टेड कैंडिडेट होती है। तो श्याओ युन जो कि उसकी सर्वेंट होती है उसे उसका रूम दिखाती है और वो अगले दिन अपना पोर्ट्रेट बनवाती है। डूशुआन जीबीमिंग की दुकान में पहुंचती है जहां पर प्रिंस सी की कॉन्सर्ट पर बैट लगाई जा रही होती है और तभी जीबीमिंग आता है और वो उससे कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं चाहता था कि तुम थोड़ा रिलैक्स करो, तुम काफ़ी इन्वेस्टिगेशन करती हो तो थक गई होंगी। रूशवान कहती है कि तुम तो बहुत अच्छे से जानते हो कि बिजनेस कैसे किया जाता है। तो वो कहता है कि हाँ, थोड़ा बहुत बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए ये सब आइडिया अपनाने पड़ते हैं। तभी जीबीमिंग का आदमी उसे वेडिंग सुसाइड केसेस की फाइल देता है और जीबीमिंग रूशवांग को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है कि वो कितना ज़्यादा विजिलेंट है कि वो सारे केसेस की स्टडी कर रहा है। और रूशवांग कहती है कि हाँ जीबीमिंग, तुम तो सच में ग्रेट हो। आगे सुशी अपनी इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस के बारे में मिंजिंग ऑफिसर को बताती है और वो कहते हैं कि जल्द से जल्द उस किलर को पकड़ो। आगे डाइनिंग टेबल का सीन दिखाया जाता है जब ये सब लोग वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पर जब प्रिंस सी नहीं होते तो वे सब फीयुआन को सवालों भरी आंखों से देखने लगते हैं। फीयुआन कहता है ठीक है, मास्टर जो है डेट पर गए हैं। जब से वो कैपिटल लौट कर आए हैं तब से उनके लिए रिश्तों की लाइन लगी पड़ी है। आखिर वो भी क्यों ना, मास्टर जो इतने हैंडसम, स्मार्ट और टैलेंटेड जो हैं। इतना सुनकर तो जीबीमिंग कहता है कि फीयुआन मैनर में भी लोगों की लाइन लगी पड़ी है। पर तभी वो रूशवांग को देखकर एकदम चुप हो जाता है और कहता है नहीं, कोई नहीं आता है फीयुआन मैनर में। सब स्माइल करने लगते हैं। लेकिन फिर जीबीमिंग कहता है कि आखिर तुमने बताया नहीं कि कैसी है ब्रदर पी की डेट। तो वो कहता है कि कैसे बताऊं, एक नहीं 6 हैं, पर सारी की सारी बहुत ज़्यादा सुंदर, एलिगेंट और डिसेंट हैं। जीबीमिंग सुशी को देखते हुए कहता है कि पर कोई भी ब्रदर पी का इंटरेस्ट नहीं हो सकती। वो कहता है कि क्यों नहीं होंगी, वो सब इतनी अच्छी हैं, ज़रूर मास्टर को कोई ना कोई तो अपने पसंद की मिल ही जाएगी। सुशी को तो बहुत जलन होती है और वो वहाँ से उठ जाती है ये कह के कि उसका पेट भरा हुआ है और अपने रूम में जाकर बहुत ज़्यादा टेंस्ड होने लगती है। तभी रूशवांग उसके लिए डेजर्ट लेकर आती है और वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि आपने कुछ ज़्यादा नहीं खाया है। और फिर वो उससे कहने लगती है कि मैं जानती हूँ कि आप परेशान इसलिए हैं क्योंकि ब्रदर पी आप ही की एज जितने हैं और उनकी शादी हो रही है, लेकिन आपको कोई अभी तक नहीं मिली है। और बस सुशी रूशवांग का मतलब समझ जाती है और वो उससे कहती है देखो रूशवांग, मैंने खुद से ही वादा किया है कि जब तक मैं लोगों के दुख दर्द नहीं मिटा दूँ और उन्हें जस्टिस ना दिला दूँ तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। और रूशवांग कहती है कि मैं जानती हूँ पर डिटेक्टिव शू, ये सब काम तो शादी के साथ भी हो सकते हैं। तो सुशी कहती है कि नहीं, तुम समझ नहीं रही हो, मेरे पास कोई भी धन दौलत नहीं है, अपना घर भी नहीं है, तो मैं किसी भी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। रूशवांग कहती है तो किसी लड़की को जब इन सब चीज़ों से मतलब ही ना हो तो। रूशवांग की बातें सुनकर सुशी कुछ भी नहीं कह पाती, पर एट द लास्ट मोमेंट उसे बचाने के लिए प्रिंस ही वहाँ पर आ जाते हैं और रूशवांग अपनी बात कंप्लीट नहीं कर पाती और उसे वहाँ से जाना पड़ता है।
शोशी पूछती है क्या आप इतनी देर से गेट पे खड़े हुए थे? तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं बस अभी आया हूँ। ये पूछने कि तुम्हारा पेट खराब था, मैंने सुना, फीवान बता रहा था। तो वो कहती है कि नहीं, कुछ नहीं, अब ठीक है, और कुछ और बात नहीं है तो अब आप जा सकते हैं। तो वो कहता है कि मैं आज प्रिंस सी के मेंशन में था पूरे दिन, इसलिए। कहती है क्या, प्रिंस सी के मेंशन में? फीवान तो कह रहा था। क्या कह रहा था फीवान? ये वो एक सरकास्टिक वे में बोलते हैं। और शोशी कहती है कि नहीं, कुछ नहीं, बस मुझे किताब पढ़नी है, अब आप जा सकते हैं। फिर प्रिंस ही वहाँ से जाने लगते हैं, पर रुक के पूछते हैं, लिटिल शू, क्या तुम किसी ऐसे से शादी करोगी जिससे तुम प्यार नहीं करती? तो वो कहती है कि नहीं। तो कहते हैं क्या कोइंसिडेंस है, मैं भी नहीं करूँगा। इधर जूजी की नौकरानी उसको मक्खन लगा रही होती है कि प्रिंस ही ज़रूर आपको ही अपनी कॉन्सर्ट चुनेंगे, और फिर वो उसे वहाँ सुलाकर चली जाती है। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है। जैसे ही सूजी की सर्वेंट दरवाज़ा खोलती है, उसके हाथों से वो पानी फैल जाता है। और इधर रीबीमिंग आता है और प्रिंस ही से पूछता है, ब्रदर पी, क्या आपको टेंशन नहीं हो रही है कॉन्सर्ट सिलेक्शन की? तो प्रिंस सी भी उसको चुप कराने के लिए कहते हैं कि मैंने सुना है कि फीयून मैनर में प्रिंस सी की कॉन्सर्ट के नाम के ऊपर गैम्बलिंग हो रही है। तो जीबी में कहता है कि नहीं, देखिए ब्रदर पी, मैं दिल से चाहता हूँ कि आपकी शादी उसी से हो जिसे आप पसंद करते हैं, और बाकी तो थोड़ा फीयून मैनर के प्रॉफिट के लिए है। प्रिंस कहते हैं कि तुम्हारी कंसर्न के लिए थैंक यू, यदि ऐसा है तो वो कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको कोई सॉल्यूशन मिल गया है आपकी प्रॉब्लम का। तो वो कहते हैं कि कॉन्सर्ट सिलेक्शन अब मेरा प्राइवेट अफेयर ही नहीं रहा है। गवर्नमेंट के कुछ लोग इस मामले में बहुत ज़्यादा अलर्ट हैं कि जिसे मैं पसंद करूं वो उनकी पसंद होनी चाहिए। तो जीबी कहता है तो फिर आप किसे चुनेंगे? तो वो कहते हैं कि एक्चुअली सभी 6 फाइनलिस्ट उनकी खुद की पसंद की हैं, सिवाय जूजी के। जीबी समझ जाता है क्योंकि वो सब बहुत ही वीक बैकग्राउंड से आती हैं और वो नहीं चाहते कि आपको कोई सपोर्ट मिले। तो फिर क्या आप जूजी को चुनेंगे? तो प्रिंस कहते हैं मैं मिस जियांग को चुनूंगा, क्योंकि उसकी माँ बहुत ज़्यादा बीमार है, और वो इतनी बीमार है कि कुछ दिनों में उसकी मृत्यु हो जाएगी। जीबीमिंग आगे की बात समझ जाता है, क्योंकि उसकी माँ की मृत्यु हो जाएगी तो फिर वो शादी नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसको अपनी माँ के शोक में बैठना होगा, और इस तरीके से आपकी शादी थोड़े दिन डिले हो जाएगी। लेकिन आप इस तरीके से सच्चाई से कब तक भागते रहेंगे? और आखिर मैं भी ये सोचता हूँ कि आखिर वाइफ और बच्चों का होना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। मेरे पापा को ये बात पता होती तो मेरी टांगें तोड़ देते। आगे सोशी जूजी के प्लेस पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करने लगती है, जहाँ पर वो पाती है कि वहाँ पर खींचे जाने के निशान हैं, और एक पाउडर भी पाती है। जब वो उसके जूतों को चेक करती है तो वो टेबल के फुटप्रिंट से मैच होते हैं, और वहाँ पर सुशी का असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि उसने सभी से पूछताछ कर ली है, जो कुछ कैंडिडेट्स थी सिर्फ उन्हीं के कांटेक्ट में जूजी थी, और बाकी वो किसी से बात नहीं किया करती थी अपनी सर्वेंट श्याओ युन के अलावा। और उन्हें एक और बात पता चली है कि पेंटर मिस्टर च्यू वो भी महल में आया था, पर उसके बाद में वो एक भी बार महल नहीं आया। तो शोशी कहती है कि शाओ युन से ही पहले पूछताछ की जाएगी। आगे मर्क्यूस योंगयान अपनी बेटी की डेड बॉडी देखकर बहुत दुखी होते हैं, खुद को थप्पड़ मारकर कहते हैं कि ये सब मेरी गलती है, यदि मैं इसे अकेला छोड़कर ही ना जाते तो ये सब होता ही नहीं। तो मिंगजिंग के हेड ऑफिसर कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, हमने इन्वेस्टिगेशन के लिए बेस्ट ऑफिसर्स को अपॉइंट किया है और इस मामले में ध्यान से जांच होगी। वो कहते हैं कि केवल एक इंसान मेरी बेटी की मौत के पीछे नहीं है। यदि आप उन सबको पकड़ पाते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप सच्चाई को बाहर ला सकते हैं। और मैनेजिंग ऑफिसर कहते हैं हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।